नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार। नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नए सपने को एक नई शुरुआत के साथ एक नए लुक में लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए लेकर आए खबरें एक नए अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ में मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। और आज हम नया सवेरा में बेहद ही खास एपिसोड इसलिए होने वाले क्योंकि 1 घंटे हम बात करने वाले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर रहने वाला ये पावर पैक शो, क्योंकि यहाँ होने वाली है प्रेस रिपोर्ट्स भी, बताने वाले हैं आपको टेक की दुनिया में क्या नया चल रहा है, साथ ही आपकी सेहत में क्या आपको करना चाहिए ताकि आप रह सकते हैं सेहतमंद। साथ ही साथ खबर डालने वाले हैं, हम नजर डालने वाले हैं मौसम की खबरों पर भी। तो ये 1 घंटा आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ, क्योंकि शुरुआत कर लेते हैं हम सुबह की सुर्खियों के साथ। ट्रंप और जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन के साथ मुलाकात को तैयार जेलेंस्की। वहीं ट्रंप पुतिन से बातचीत के बाद त्रिपक्षीय वार्ता के दिए संकेत। भारत चीन सीमा मुद्दे पर गठित विशेष दल आज करेगा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति को बताया जरूरी। चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में आज भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के लिए होगा पेश। मुंबई को भारी बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, सभी स्कूल और कॉलेज बंद। वहीं जम्मू में भी भारी बारिश की चेतावनी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। और खेल की खबरों में आगामी क्रिकेट एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का चयन आज। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और विश्व कप के लिए महिला टीम का भी होगा ऐलान। और खबरों की शुरुआत करते हैं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई महा बैठक से, जहां हमने देखा कि सिरा छूटा अलास्का में, जहां बात हुई थी पुतिन साहब से ट्रंप की, और उन्होंने कहा था कि मैं ये संदेश लेकर पहुंचूंगा और यही बात करूंगा जेलेंस्की के साथ। और यहीं पर किस तरह से जब इस बैठक की व्यवस्था को अगर समझते हैं तो उसे समझाने के लिए मेरी सहयोगी पहुंच गई है भावना। किस तरह से इस बैठक को आंका जाए और खास तौर पर जो शांति का संदेश दूत बनकर पहुंचे थे ट्रंप साहब, कितना हम मान सकते हैं कि युद्ध रुकने के आसार नजर आ रहे हैं? तो अगर ट्रंप और जेलेंस्की की इस बैठक की बात करें तो ये महाबैठक महामंथन के रूप में साबित हुई है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो पूरे लाव लश्कर के साथ, यूरोपीय नेताओं के साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी नेताओं और ट्रंप के साथ कल व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। इससे पहले हमने देखा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की थी। दोनों मुलाकात बेहद ही कम अंतर के समय में रही है, इसीलिए ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। और अब सवाल ये उठने लगे हैं, पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्या ट्रंप उसमें शांति दूत बनकर साबित होंगे या नहीं। तो इस महाबैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हमको सामने देखने को मिले। जेलेंस्की 10 दिन में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग जेलेंस्की कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि मांग जो है वो अब सुरक्षा गारंटी को लेकर होती है। और यूरोपीय नेताओं से भी उन्होंने कहा है कि आप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की घोषणा करें, इसमें अमेरिका आपका साथ देगा। साथ ही साथ यूरोपीय नेताओं
ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर जोर दिया है। अब जब त्रिपक्षीय वार्ता होगी, यानी कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस जब एक टेबल पर बैठेंगे, तो ये बात होगी कि क्या इस युद्ध को समाप्त करना है। उसमें कई शर्तें जो रूस रख रहा है और यूक्रेन जिस शर्तों को सामने लेकर आ रहा है, उस पर क्या सहमति इन दोनों देशों के बीच बन सकती है और क्या अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर सकता है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि ट्रंप ने कल ये जानकारी दे दी है कि जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता होने वाली है। हालांकि स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध जल्द समाप्त होगा। इसकी घोषणा कल ट्रंप ने कर दी है। लेकिन जब ये तीनों टेबल पर बैठेंगे तब देखना होगा कि रूस जो कह रहा है कि आप हमें क्रीमिया दे दीजिए, साथ ही साथ आप नेटो में शामिल नहीं हो सकते, और यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो क्या यूक्रेन यहां झुकता है और रूस अपनी शर्तों पर अड़िग रहता है? ऐसे में अमेरिका क्या भूमिका निभाता है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ट्रंप ने दे दिए हैं त्रिपक्षीय वार्ता का संदेश, कहा है कि रूस और यूक्रेन में शांति तो स्थापित होगी ही होगी, साथ ही साथ युद्ध भी समाप्त होगा। इसमें हमने देखा यूरोपीय नेताओं ने कल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आज से 6 महीने पहले की अगर हम तस्वीर देखें तो 6 महीने की पहले तस्वीर में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो दोनों में तल्खी नजर आ रही थी। लेकिन कल की मुलाकात बेहद ही सकारात्मक नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का धन्यवाद दिया है और ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को कहा है कि मैं यूक्रेन का सम्मान करता हूं। इससे पहले जब वो रूस के साथ मिले थे तो भी उनकी जो ये मुलाकात थी ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो भी बेहद सकारात्मक मानी जा रही थी। तो ये जंग अब खत्म होगी या नहीं, इसमें यूरोपीय नेताओं की भी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। अब जब त्रिपक्षीय वार्ता आगे बढ़ती है तो ये देखना होगा कि किन शर्तों पर दोनों नेता सहमति जताते हैं, और क्या जो जर्मन चांसलर बोल रहे थे कि सीज फायर हो जाना चाहिए, अब सीज फायर से बात आगे बढ़ चुकी है। अब बात हो चुकी है कि जंग खत्म करने की। तो ये त्रिपक्षीय वार्ता बेहद ही अहम मानी जा रही है। देखना होगा कि ये वार्ता कब होती है और इसमें क्या मुद्दे अब सामने आते हैं। आंचल के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। बिल्कुल, और तारीफ करते हुए नजर आए ट्रंप इस बार ज़ेलेंस्की की, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक की प्रशंसा की है। ट्रंप ने कहा कि जब त्रिपक्षीय बैठक होगी, यानी जब 3 बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन कोई सार्थक कदम उठाएंगे जो प्रभावित लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। I think you'll see that President Putin really would like to do something else. I think when we set that up, when we do, I think it's going to be when, not if. I think you're going to see some really positive moves. I know there's over 1,000 prisoners, and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. But we're going to set that up today after this meeting. So very good and great remarks. I appreciate it. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कदम से दोनों पक्ष के लोगों को फायदा होगा। We will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Yes, so security guarantees, bringing kids back. और वहीं ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर भी जो ट्रंप का रुख है उसकी प्रशंसा की है। आइए आपको सुनवाते हैं। People and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it, and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान को खत्म करने की दिशा में ट्रंप निर्णायक भूमिका में है। ट्रंप के इस कदम से हजारों यूक्रेनी बच्चों का भी भला होगा जो अपने परिवार से कई वर्षों से दूर हैं। Direction very important to exchange all the prisoners, and I think that President will help. And I was very thankful to your wife again, Mr. President, for the letter about our abducted children, and I hope that really it can be a historic role for the people to bring
kids back to the families and be happy. Get the people back, yeah. Yes, this is so important, and I'm happy that we discussed it. मामला आइए इस बीच हम ये भी सुनवाते हैं कि जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उनका एक बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पुतिन को जेलेंस्की से मिलने के लिए मना दिया गया है और उनके अनुसार ये महत्वपूर्ण बैठक अगले 2 हफ्तों में हो सकती है। हालांकि इसके लिए अभी किस जगह पर यह बैठक होगी ये तय नहीं हुआ है। हालांकि मर्ज खुद पुतिन में शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर संदेह भी जताया है। इस बीच अब चर्चा यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विवरण पर केंद्रित हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और यूरोप दोनों की भागीदारी अहम होने वाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहीं ना कहीं ये जो बैठक होनी है अभी और जो 2 बैठकें कल हुई उस पर सभी की निगाहें नहीं। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो जिस परिप्रेक्ष्य में दोनों बैठकें हुई हैं ये थोड़े अलग हैं और बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। जिस तरह से जब पुतिन के साथ अलास्का में बैठक हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक जब वॉशिंगटन में हुई है जेलेंस्की के साथ, तो अब ऐसे में ये जो शांति संदेश किस लिहाज से आगे जाएगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश, सवाल मेरा ये कि वो कहते हैं कुछ बदले से अंदाज जनाब के नज़र आते हैं। हमने देखा कि ट्रंप के सुर इस वक्त कुछ बदले हुए नज़र आए और ख़ास तौर पर जिस सुरक्षा गारंटी की वो बात कर रहे हैं उन्होंने बहुत प्रतिबद्धता के साथ कहा कि अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं भी है तब भी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार जेलेंस्की की मांग यही रही है कि या तो वो नाटो के सदस्य बनाए जाए या उन्हें सुरक्षा गारंटी दी जाए। ट्रंप ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था कि नेटो का सदस्य वो नहीं बन सकते, क्योंकि पुतिन को भी इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन था और इस पूरे मसले जो यूक्रेन रूस संघर्ष शुरू हुआ उसके एक रूट कॉज में पुतिन का कहना है कि नाटो की मेंबरशिप और नाटो की एक्टिविटी चूंकि बढ़ा रहे थे जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर, इसलिए उन्हें इस अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ा, मिलिट्री एक्शन शुरू करना पड़ा यूक्रेन के खिलाफ। तो अब जब जेलेंस्की को यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, क्योंकि अगर देखिए जब ये जो विवाद है यूक्रेन और रूस के बीच में, एक तो विवाद टेरिटोरियल विवाद है ही, दूसरा विवाद ये है जो कि रूस लगातार इस बात को फ्लैग करता रहा है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है अगर यूक्रेन के अंदर जो यूरोपीय फोर्सेज है या अमेरिकी फोर्सेज है या नेटो की कोई गतिविधि होती है। तो अब अगर नेटो की गतिविधि नहीं होगी तो यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग उन्हें सुरक्षा गारंटी देंगे। अब देखिए यहाँ एक मामला है, क्योंकि अगर इस तरह की बात होती है कि सुरक्षा गारंटी अमेरिका और यूरोप देंगे तो उसको पुतिन किस तरीके से लेंगे। पुतिन का ये लगातार ये कहना रहा है कि वहां किसी भी धरती पर वहां किसी भी तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक्टिविटी है, सैनिक एक्टिविटी वहां नहीं होना चाहिए, और सैनिकरण की वो मांग कर रहे हैं यूक्रेन से कि बहुत से कम सैनिक रहे। तो यह एक समस्या है कि जिस तरह की सिक्योरिटी गारंटी की कल्पना कल की बैठक में, मतलब रात की बैठक में, जो हमारे यहाँ से रात थी वहां दिन था, उसकी बैठक में जो यूरोपीय नेताओं और अमेरिका के बीच में बात हुई है जिसमें कि अमेरिका खुद कहता रहा है कि हम शामिल होंगे, अब यह बात पुतिन किस तरीके से मानते हैं। क्योंकि अभी तक जो सुरक्षा देने की बात हो रही थी, यूनाइटेड नेशन शांति सेना है, जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, वह इस तरह की स्थितियों में एक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जाती है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेज का एक पुल बनाया जाता है और वह पुल जाकर देखती है कि हाँ कोई उल्लंघन नहीं हो जो समझौता हुआ है। यह एक नए तरीके का प्रयोग रूस और यूक्रेन के बीच में होगा जिसमें कि अमेरिका के फोर्स, यूरोप के फोर्स रहेंगे। यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में उन्होंने प्रेस के सामने तो बोला ही, बाद में जब बैठक हुई प्रेस के मीडिया के अलग होने के बाद तो उसमें कुछ नीटी-ग्रिटी उन्होंने तय की है। अब देखिए अब पुतिन के साथ ये बात होगी, पुतिन को इस बात के लिए समझाया जाएगा, पुतिन को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि अगर यूक्रेन के साथ समझौता होना है तो उन्हें सुरक्षा गारंटी देने के लिए हम लोग अभी बात किए हैं। तो अब पुतिन कितना
तैयार होते हैं इस सुरक्षा गारंटी की इस फॉर्मेट पे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और इसी को कहते हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, जिसमें कि पुतिन भी तैयार हो, जेलेंस्की भी तैयार हो, और उसके अलावा यूरोप और अमेरिका दोनों इस बात पे तैयार हो। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पुतिन के साथ जब त्रिपक्षीय बातचीत होगी, और निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में कभी ना कभी पुतिन के साथ फिर बात करेंगे, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कल बात कर रहे थे यूरोपीय नेताओं के साथ या जेलेंस्की के साथ भी, वो एक तरीके से पुतिन का पक्ष भी लगातार रख रहे थे कि पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन शांति चाहते हैं, पुतिन युद्ध नहीं चाहते। ये सारी बातें ट्रंप बोल रहे थे क्योंकि उनकी पुतिन से पहले बात हो चुकी थी। अब ये जो यूरोपीय नेताओं के साथ उनकी बात हुई है, तो ये माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन से फिर फोन पर बात करेंगे या किसी सूत्रों से राजनयिक हवाले से बात करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह पर इस पर होती है, पुतिन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पुतिन इस बार क्या मन बनाते हैं। जी चलिए आगे देखना होगा। हालांकि ये जो दोनों मीटिंग हुई है बेहद सकारात्मक मानी जा रही है, टोन एक सेट हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे चल रहा है। देखना होगा कि अब जब तीनों टेबल पर बैठते हैं तो क्या मध्यस्थता करता है अमेरिका, और साथ ही साथ अपनी शर्तों पर किस तरीके से सहमति बनाते हैं ये दोनों देश, रूस और यूक्रेन। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से जेलेंस्की ने भी कहा कि डिप्लोमेटिक रास्ते से ज़रूर कोई ना कोई हम हल निकालेंगे, लेकिन ज़मीन की अदला बदली मंजूर नहीं, ये उनका बहुत बड़ा बयान था। दूसरी बात भावना, उन्होंने ये कही कि चुनाव होंगे लेकिन युद्ध के दौरान चुनाव नहीं हो सकते, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर दोनों ही देशों की तरफ से ये संकेत आना कि दोनों देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सकारात्मक। बिल्कुल, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कल कहा है कि अगर ये युद्ध विराम हो जाता है तो यूक्रेन में चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, और अब देखिए कि ये जब तीनों नेता बैठेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन बहुत कुछ निकलकर सामने आना बाकी है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इसके साथ ही लोकसभा में अगर आज की बात करें तो आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है, जिसमें मौजूद है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, जिसको सदन में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। यह विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। और वहीं राज्यसभा में भी आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट खनिज के लिए खनन पट्टा प्रदान किया जाता है। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टा धारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद का मानसून सत्र इस समय चल रहा है। आज 19वां दिन है, 21 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। और अगर आज के बात की जाए तो आज भी दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य हैं, वो सूचीबद्ध हैं। और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की स्वदेश वापसी और उनके किए हुए प्रयोगों जो ISS में किए गए हैं, उस पर भी विशेष चर्चा आज भी जारी रहने वाली है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सीधा राजेश का रुख करेंगे। राजेश, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 21 अगस्त आने वाला है, अब महज सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब सदन की कार्यवाही बची है। ऐसे में अभी भी कई अहम विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज 2 विधेयक हैं जो दोनों ही सदनों में पारित और पेश करने के लिए पेश किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो चर्चा चल रही है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के ISS में किए प्रयोगों की, वो भी बेहद ही अहम मानी जा रही है। भावना, जहां तक चर्चा की बात है तो कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब इस पर चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश की तो सदन के भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला। और जैसा हम जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है, 5वां हफ्ता है और उसका ये दूसरा दिन है और मात्र 2 दिन अब इस संसद के सत्र के सत्रावसान में बाकी रह गए हैं। और आपने देखा
कि किस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर जैसे मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और संसद के मकर द्वार से लेकर सदन के भीतर तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर जोरदार गतिरोध जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूर हुई और छोटे मोटे कई ऐसे विधेयक, हालांकि इनकम टैक्स जैसे एक महत्वपूर्ण विधेयक को भी संसद से पारित कराने का मौका मिला। एंटी डोपिंग जो बिल है उसको पारित कराया गया, स्पोर्ट्स बिल को पारित कराया गया। लेकिन ये तमाम जो अति महत्वाकांक्षी बिल थे इनको शोर शराबे के बीच सदन से पारित कराया गया, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा बरपा रहा था, ऐसे में सत्ता पक्ष की ये मजबूरी हो चली थी कि वो शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराए। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आधा दर्जन से भी ज्यादा जो विधेयक हैं वो सदन के भीतर से पारित हुए। और कल भी शुभांशु शुक्ला के मुद्दे पर जब चर्चा शुरू करने की कोशिश की गई तो सदन के भीतर लगातार हंगामा खड़ा किया गया और जिसकी वजह से लोकसभा और दोनों की कार्य को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में एक दो विधेयक जो है वो पारित हुए और राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी देर तक जरूर चली, भोजन अवकाश के बाद 2 बजे से 4 बजे के आसपास। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई जो थी वो दोपहर में ही खत्म हो गई, जिसकी वजह से शुभांशु शुक्ला के मुद्दे पर चर्चा जो है वो पूरी नहीं हो पाई। आज देखना होगा कि आज तमाम सत्ता और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो इस मुद्दे पर क्या चर्चा करते हैं या फिर जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी भावना। और आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की भी बैठक है और उसमें एनडीए संसदीय दल की भी बैठक है। हम जानते हैं कि मंगलवार को संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक होती है और अब बीजेपी संसदीय दल की बजाय बिल्कुल देखना होगा कि इस बार का जो मानसून सत्र था वो बिल्कुल उत्पादकता के लिहाज से कितने घंटे काम हुआ और कौन से लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े हुए विधेयक पारित किए गए। हालांकि विपक्ष ने एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण पेश नहीं किया और लगातार हंगामा बरपाया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बदले भू राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनिंदा मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी सेक्टरों में तेज गति से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। वहीं नई पीढ़ी के सुधारों में जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी, समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने के फैसले के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में बड़े बदलावों की घोषणा की, जिसका फोकस स्थानीय उपभोग को बढ़ावा देना है, साथ ही देश के एमएसएमई को और प्रोत्साहित करना भी। इसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के मद्देनजर सरकार 100 दिन के परिवर्तनकारी एजेंडे पर काम करेगी। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी, और इस खबर पर जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया
गया ना। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत चीन रिश्तों की। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आंचल, और बेहद ही खास ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, भारत चीन सीमा मुद्दे पर गठित विशेष दल की भी आज बैठक होनी है और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और भारत और चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक में जोर दिया गया है। बैठक में 3 मूलभूत सिद्धांतों पर बात की गई है, जिसमें पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित पर फोकस किया गया है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पर बल दिया है कि इन 3 मुद्दों पर बातचीत करना जरूरी है। हमारे दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में जो अपने रिलेशंस में एक कठिनाइयों का दौर देखा, इसे ध्यान में रखते हुए, यानी अगर इसका बैकग्राउंडर समझें तो स्पष्ट, ईमानदार और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, जिसमें आर्थिक और व्यापारिक संबंध, तीर्थ यात्राएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना, नदियों के आंकड़ों को साझा करना, सीमा व्यापार और कनेक्टिविटी के साथ साथ द्विपक्षीय स्तर पर कैसे इनका आदान प्रदान किया जाएगा, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। और इसके साथ ही दोनों देशों ने विश्वास जताया कि चर्चा भारत और चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगी और भविष्य उन्मुख संबंध बनाने में निश्चित योगदान देगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब यहाँ हैं तो कल उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई है और आज मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि 2020 के बाद जो हमारे भारत और चीन के रिश्तों में हल्की तलखी देखी जा रही थी, वो कज़ान के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले उसके बाद सकारात्मक देखने को मिली। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वांग यी की मुलाकात होगी तो भारत चीन के रिश्तों को एक नई दिशा और एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ चल बिल्कुल, और SCO बैठक होनी है इस महीने के अंत में। उससे पहले कितना अहम है आज का ये जो पूरा दौरा है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। और आइए आपको सुनवाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks between the special representatives of India and China. This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. और अखिलेश सुमन एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, वांग यी का जो ये दौरा है अपने आप में कितना अहम आप मानते हैं, क्योंकि इस महीने के अंत में SCO की बैठक भी है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक सकारात्मक माहौल या जमीन की तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पे ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वांग यी का भारत दौरा, क्योंकि चीन से देखिए हमारे न सिर्फ हमारा पड़ोसी है बल्कि चीन से हमारे व्यापारिक रिश्ते भी काफी मजबूत है। चीन से अभी भी हमारा जो आयात है काफी $100 बिलियन से ज्यादा का आयात है और हमारी कई जरूरतें चीन के आयात से पूरी होती है। अभी कल की बैठक में जो महत्वपूर्ण बात तय हुई है वांग यी और
विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में, उसमें यह है कि फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल्स और जो टनल बोरिंग मशीन है उन तीनों की आपूर्ति पर चीन ने हामी भर दी है कि उनकी आपूर्ति में कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भारत के जो विकास है, भारत की जो कई गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां जो है, आधारभूत संरचना की गतिविधियां, यहाँ तक कि खेती के लिए जो जरूरत है फर्टिलाइजर की, वो सारी चीजें पूरी होंगी। तो एक सकारात्मक निष्कर्ष निकला है जो पिछले दिनों लग रहा था कि इस पर चीन और भारत के बीच में इस पर कुछ तनातनी हो सकती है, चीन इसे रोक सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक टैरिफ वार पूरी दुनिया पे चल रहा है, उस टैरिफ वार से सारी दुनिया के सभी लोग, जो सभी देश जो है वो अपने अपने लिए सुरक्षात्मक उपाय खोज रहे हैं, अपने अपने बाजारों को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, अपने अपने निर्यात और आयात की स्थिति को और मजबूत करना चाह रहे हैं। तो इस मामले में दुनिया के जो दो सबसे बड़े देश हैं, भारत और चीन, उन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह बातचीत, खास करके तब जब अभी ब्रिक्स संपन्न हुआ ब्राजील में और एससीओ की बैठक, शिखर सम्मेलन होने वाला है चीन में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों बैठकों में इस बात की संभावना है कि एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और चाहे ब्रिक्स का मामला हो या एससीओ का मामला हो, दोनों संगठनों के जो आधारभूत जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें है कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए, बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए, ताकि एक देश का वर्चस्व नहीं हो किसी भी चीज पे, चाहे वो सप्लाई चेन हो, राजनीति हो या अन्य राजनीतिक मसले हो, किसी भी मसले पर एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एससीओ के बैठक के पहले वांग यी जो आए हैं वो एक तो एससीओ में क्या क्या मुद्दे दोनों देशों के बीच में उठाने की जो प्रस्ताव होता है, संयुक्त बयान जारी होता है, उसके में क्या क्या भारत के बयान हो सकते हैं, उन पर जो अंतिम बात है वो होनी है। दूसरा है कि अजीत डोभाल के साथ अभी 11 बजे वो बैठेंगे हैदराबाद हाउस में और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बॉर्डर इश्यूज के रूप में दोनों बात करेंगे कि सीमा मसले पे किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो है विश्वास को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच में सीमा मसले पे थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, जिसे कि फिर से पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। भारत ने लगातार इस बात को कहा था कि सीमा पर शांति होगी तभी दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल होंगे। अखिलेश, इसके साथ साथ हमने देखा था 2020 में जिस तरीके से गलवान घाटी में संघर्ष देखने को मिला था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बाद मुलाकात हुई थी। कजान के बाद अब पहली बार भारत में मंत्री आ रहे हैं, यहाँ पे वांग यी आए हुए हैं। ऐसे में आज अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात होने वाली है। सीमा पर जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई पिछले कुछ समय से कम की गई है, ऐसे में अजीत डोभाल के साथ ये जो मीटिंग होने वाली है वो कितनी अहम माने जा रही है? अजीत डोभाल के साथ वही मैं कह रहा था कि अजीत डोभाल के साथ मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का लगातार ये कहना रहा है कि सीमा पर जो है शांति दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और जब दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होते हैं तो उससे न सिर्फ दोनों देशों को फायदा होता है, बल्कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ को फायदा होता है, क्योंकि कुछ चीजें चीन के पास है, कुछ चीजें भारत के पास है, और चीन और भारत दोनों मिलकर जो है वो पूरे ग्लोबल साउथ को ताकत देते हैं और अपने अपने देश के को भी ताकत देते हैं। दुनिया के सप्लाई चेन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस लिहाज से अगर सीमा मसला हल होता है और निश्चित तौर पे कई दौर की बातचीत चली है, ये 24वें दौर की बातचीत है भारत और चीन के बीच में जो सीमा मसले पे है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बाद। उसके अलावा WMCC की अलग से बैठक होती है, जो तात्कालिक की जो सीमा मसले होते हैं उन पे अलग से बातचीत होती है। तो यह जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मुझे लगता है कि आज की बैठक से जो है सकारात्मक दिशा में सीमा मसले को हल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब 23 दौर की बातचीत हो रही है और इसे अंत में ले जाना है उस दौर पे कि कंक्लूड कर रहा है, क्योंकि अब दुनिया पर संकट जो है वो बढ़ रहा है। उन संकटों को इन मसलों से नहीं डिस्टर्ब किया जा सकता, तो इसलिए वांग यी का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों अजीत डोभाल भी गए थे चीन में और वहां भी उनकी वांग यी से एक बार बात हुई थी, तो निश्चित तौर पे उन्होंने शी जिनपिंग से भी वहां वो मुलाकात की थी। और इसी तरह वांग यी जब आ जाए हैं तो उनकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम में बात होगी। तो ये जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया की निगाह है इस यात्रा पे लगी हुई है, एससीओ की बैठक से पहले का जो ये बैठक है। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो ये खबरें हमने आपको बताई कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो अलग अलग देश हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका से पारित विधेयकों पर स्वीकृति का फैसला लेने के लिए जो समय सीमा तय करने का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट आज केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले सुनवाई करेगा। जिन्होंने इस राष्ट्रपति के रेफरेंस की वैधता पर सवाल उठाया है। इसके बाद कोर्ट केंद्र और रेफरेंस का समर्थन करने वाले राज्यों की दलीलों पर 20, 21 और 26 अगस्त को सुनवाई होगी। इसके बाद 28 अगस्त और 2, 3 और 9 सितंबर को विरोध करने वाले राज्यों की सुनवाई होगी। इससे पहले आपको बता दें 29 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने केंद्र और सभी राज्यों को 12 अगस्त तक लिखित पक्ष जमा करने को कहा था। और बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रोकर भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त पहले राय मांगी थी कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयकों पर फैसला लेने में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं या कोई समय सीमा तय की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हुए आंचल अब बात कर लेते हैं मॉनसून की मार की, क्योंकि देश के कई राज्य इस समय बारिश की चपेट में हैं और कई सड़कें इस समय दरिया बन चुकी हैं और मुंबई का कुछ यही हाल है आंचल इस समय। बिल्कुल, मुंबई की बारिश इतनी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कभी कभी वो जो आम जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त करती है। इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों की सड़कें जलमग्न पाई गई, जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ठाणे में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी परेशानी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुंबई शहर और उपनगर के सभी सरकारी, निजी और नगरपालिका स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसी के साथ नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा गया। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तो मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। हम जानते हैं कि जब भी मानसून आता है तो मुंबई में ख़ास तौर पर कई ऐसे इलाके हैं भावना, जहां पर अत्यधिक वर्षा होने की वजह से इनलैंड ड्रेनेज की समस्या रहती है। हालांकि BMC हर साल कोशिश करता है, लेकिन पोल खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और तस्वीरें साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि किस तरीके से सड़कें इस समय जलमग्न हो गई हैं और आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही है आंचल। और मुंबई में हो रहे लगातार भारी बारिश के कारण इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से भारी बारिश और जलभराव के कारण हो रही फ्लाइट परिचालन संबंधी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया है। और इंडिगो एयरलाइंस ने प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मुंबई में भारी बारिश की वजह से हवाई अड्डे तक पहुंचने वाले कई मार्गों पर जलभराव, यातायात में सुस्ती देखी जा रही है। इसके कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुई, जिसमें प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही है और हम इससे होने वाली असुविधा के लिए हमें सचमुच खेद है। तो इस समय हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, मुंबई का हाल बेहाल है इस समय, छाता लिए हुए आप खड़े हैं, सुबह का समय है, सूरज नहीं उगा हुआ ऐसा लग रहा है। किस तरीके से अभी मुंबई का हाल है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जो इस समय रेड अलर्ट पर हैं, और साथ ही साथ हवाई से लेकर सड़क परिचालन पर किस तरीके का असर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए लगातार दूसरा दिन है मुंबई की बारिश का ये, और आज भी जो है मुंबई में और मुंबई समेत बाकी जो अन्य जिले हैं महाराष्ट्र में जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया है। खासतौर पर जो पश्चिमी तटीय जो इलाके हैं, जिसमें कोंकण की अगर बात करें, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में जो है अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की और अभी कुछ ही मिनटों पहले मुंबई को भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसका अंदेशा पहले था और इसीलिए जो है कल ही सरकार द्वारा जो है जो स्कूल और कॉलेज है उनको छुट्टी घोषित कर दी गई थी। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो ही लोग घर से बाहर निकले। अगर पूरे कल से लेकर आज तक अगर देखा जाए, तकरीबन 170 मिलीमीटर के ऊपर बारिश जो है मुंबई और मुंबई समेत जो बाकी सटे हुए इलाके हैं वहां पर हुई है। आज सुबह अगर देखा जाए, कल रात से लगातार बारिश हुई, लेकिन बारिश का जोर आज सुबह फिर से बढ़ गया, जिसके कारण जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उसकी यातायात अगर देखा जाए तो 15 से 20 मिनट पर देरी पर चल रही है। और इसी कारण मुंबई के जो निचले इलाके हैं, जिसमें दादर, किंग सर्कल, अंधेरी जैसे इलाके हैं,
यहाँ पर जो पानी भरना शुरू हो चुका है। हमने कल देखा कि कल सुबह भी इसी वक्त अगर देखा जाए तो बारिश तेज हुई थी और जिसके कारण जो निचले इलाके थे वहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण जो है मुंबई का ट्रैफिक स्लो हो गया था। हालांकि आज दूसरा दिन है और ऐसे में अगर देखा जाए सुबह का वक्त जो कि ऑफिस में दफ्तर में जाने का वक्त होता है और इस वक्त अगर इस प्रकार से जलभराव होता है तो फिर से एक बार मुंबई जो है मुंबई की रफ्तार धीमी हो सकती है। शिशिर, लेकिन बीएमसी हर साल दावे करता है कि वो मानसून को लेकर अपनी कमर कस चुका है, तैयारी पूरी है, लेकिन इनलैंड ड्रेनेज की समस्या से लगातार हम मुंबई को जूझते हुए देख रहे हैं। ऐसे में जिन इलाकों में जल भराव हुआ उसके लिए किस तरह से वाटर पंप की सुविधा है या क्या कोशिशें कर रहा है प्रशासन? और बिल्कुल देखिए, हालांकि इसके ऊपर कल मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में तकरीबन 14 से 15 जगह वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है और ऐसे में कुछ जगह चिन्हित की गई है जहां पर ऑलरेडी पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए हैं। खासतौर पर जैसे मैंने जिक्र किया पिछले कुछ इलाकों का, जिसमें दादर, हिंदमाता, अंधेरी जैसे इलाके हैं, वहां पर जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए, लेकिन उसकी एक मात्रा है। हालांकि उतने हद तक ही जो पानी सहने की क्षमता इन इलाकों में उन पंपिंग स्टेशंस में है और जब जो है बारिश ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो निचले इलाके यहाँ पे जलभराव हो जाता है। हालांकि इसके लिए जैसे बीएमसी है उनके अगर बात करें तो उन्होंने उनके द्वारा भी जो है कई जगह पे ऐसे मशीन्स बिठाए गए हैं, लेकिन बारिश का जोर ज्यादा होने के कारण जो इन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है जिसके कारण जलभराव होता है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है वो भी इस वक्त अलर्ट पर है, चूंकि ऐसे इलाकों में अगर देखा जाए जहाँ से ट्रैफिक मूविंग होता है तो ऐसे में डाइवर्जन की क्या जरूरत होती है। साथ ही साथ ये सिर्फ पानी की समस्या नहीं बल्कि मुंबई में अगर देखा जाए तो तेज हवा। बिल्कुल शिशिर, बारिश की टपटक भी सुन पा रहे हैं और इंद्र देवता मुंबई पर ज्यादा मेहरबान है, थोड़ी सी दिल्ली भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के हाथीनीकुंड बैराज की बात कर लेते हैं। वहां से छोड़े गए पानी के कारण अब दिल्ली की यमुना नदी पर भी खतरे का साया मंडरा रहा है। आंचल, बिल्कुल निशान को पार करते हुए नजर आई यमुना नदी और जलस्तर जो था वो 205.85 मीटर पर पहुंचा। भारी बारिश के कारण हरियाणा के यमुना नगर में हाथीनीकुंड बैराज के सभी जो 18 गेट हैं वो 2 दिन पहले खोल दिए गए, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दिल्ली में खतरे के निशान से पार यमुना नदी, हाथीनीकुंड बैराज के जो 18 गेट हैं उन्हें खोल दिया गया। और गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं। गिरीश, खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना नदी पार कर गई है, क्या तैयारी है दिल्ली प्रशासन की ताकि जो लोग हैं उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े? देखिए आंचल और भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर है 205.79 मीटर पर है, यानी कि इस समय जो यमुना नदी है खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है। और अगर आज की बात करें तो सुबह 6 बजे ये जो यमुना नदी का जल स्तर था 205.91 मीटर था, जो 1 घंटे बाद घटकर 205.85 मीटर पर रह गया और अब फिर घटकर अब 8 बजे की जो आंकड़े आए हैं 205.79 मीटर पर पहुंच गया है। यानी कि लगातार आज जो है यमुना नदी के अंदर जल स्तर जो है घटने लगेगा। और जो अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात की जाए, दिल्ली के प्रशासन की बात की जाए तो लगातार वो सतर्क हैं और लोगों को खास तौर पर सलाह भी दी गई है कि जो खादर के इलाके हैं उसमें जाने से बचें। हालांकि तमाम तैयारी पूरी कर ली गई हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ITO असीता, छठ घाट समेत कई इलाकों का जायजा लिया था। पूर्वी दिल्ली में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका जायजा लिया था और आज भी वो यमुना बाजार के आसपास के इलाकों में जायजा लेने के लिए आ रही हैं। लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए खास तौर पर प्रशासन को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा गया है। मेरे कैमरे सहयोगी सुनील राणा से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां आप देख सकते हैं इस समय मैं यमुना नदी के पुल के नजदीक खड़ा हूं। ये वही लोहे वाला पुल है जहां से मेजरमेंट होता है यमुना नदी का जल स्तर इस समय कितना है। इस समय दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जल स्तर 205.79 मीटर है, जो खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो पहले यमुना का जल स्तर बढ़ता था पिछले सालों में, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से रेलगाड़ियों की जो आवाजाही है वो बंद हो जाया करती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पानी को यमुना नदी में रुकने नहीं दिया जा रहा। लगातार चाहे वो ITO का बैराज हो
चाहे तो इस समय ओखला हम देख बैराज रहे हैं हो कि तो दिल्ली लगातार प्रशासन भी जो अलर्ट बैराज मोड पर है है वहां से पानी और पूरी आगे छोड़ा जा सतर्कता रहा के है। साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए सभी सतर्कता बरती जा रही है और सभी एहतियात यहाँ बरते जा रहे हैं। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त नया सवेरा में एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे हम समाचार पत्रों की सुर्खियां। जुड़े रहिए नया सवेरा के इस खास शो के साथ। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है जानने का कि आज समाचार पत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में वो कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं। अगर आप अखबार पढ़ने से चूक गए हैं तो हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक ये तमाम खबरें लेकर आए। पहली खबर भावना। बिल्कुल, पहली खबर आंचल हरिभूमि से आ रही है और उपराष्ट्रपति चुनाव पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार जहां घोषित कर दिया है, वहीं विपक्ष जो है उसका उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तिरुचि शिवा का नाम यहां सामने आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जो है वो CP राधाकृष्णन है, जो कल नामांकन भर सकते हैं। हालांकि नाम कोई भी आए, लेकिन CP राधाकृष्णन की यहां जीतने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है इस समय। बिल्कुल, और ये इस बार दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। अगली खबर जो है वो टोल से जुड़ी हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप घंटों जाम में फंस रहे हैं तो फिर टोल टैक्स वसूलने का मतलब ही क्या बनता है। और आखिरकार ये जो बात, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, ये कि केरल के त्रिशूर में जो 65 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है उसको तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है टोल के होने के बावजूद। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आखिरकार अगर इतने ही घंटे हमें यात्रा में देने हैं, यात्रा को सुगम बनाने के लिए आप टोल टैक्स की वसूली करते हैं, लेकिन अगर यात्रा में इतने ही घंटे लग रहे हैं तो फिर टोल टैक्स वसूलने का क्या मतलब बनता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल NHAI से था कि आखिरकार टोल होने के बावजूद इस तरह की मुसीबतों का सामना आम जनता को क्यों करना पड़ रहा है। और इसीलिए अंडरपास के निर्माण कार्य के बारे में भी वहाँ पर NHAI ने कहा कि ये चले, पर कोर्ट ने कहा कि कुछ भी हो, जो आम जनता अगर वो आपको पैसे दे रही है, यानी आपने मेहनत की गाड़ी कमाई का एक हिस्सा टोल टैक्स में देती है, तो यकीनन उनकी यात्रा का अनुभव सुगम, सहज और सुलभ होना चाहिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दैनिक जागरण के अर्थ जागरण पेज पर प्रकाशित की गई है और इकोनॉमी से जुड़ी ये खबर है। और एक अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से विजन थी मेक इन इंडिया कैंपेन, और उसी को ब्रांड देने के लिए अब मेड इन इंडिया लेबल भी आने वाले हैं। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन को देखते हुए उद्योग जगत अब जल्द ही मेड इन इंडिया लेबल योजना बनाने की योजना बना रहा है। और मेड इन इंडिया लेबल योजना के तहत आपको बता दें, निर्माता अपने उत्पाद पर QR कोड और एक लोगों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इंडिया का ये जो मेड इन इंडिया लेबल है वो इंडिया को एक नई पहचान, भारत को एक नई पहचान देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मेड इन इंडिया, यानी दिल चाहे सब कुछ मेड इन इंडिया। और दिल क्या चाहता है? दिल ये भी चाहता है कि सोना कितना सोना है। ये जो आखिरी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये सोने से जुड़ी हुई है कि ओडिशा से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई कि करीबन 6 जिलों में सोने का भंडार मिला। और भारत में कहाँ कहाँ सोना है उसका भी जिक्र आपसे करेंगे, लेकिन ओडिशा का जो ये तमाम अलग अलग 6 जगह हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने इसका पता लगाया। और इसका पता लगाने के लिए वहाँ की मिट्टी, वहाँ की चट्टानें, उनका परीक्षण, गहन परीक्षण किया गया और वहाँ पर सोने का भंडार मिला है। अलग अलग जगहों की बात की जाए तो कर्नाटक है इसमें, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस तरह से जब इतने इम्पॉर्टेंट खनिज की मौजूदगी दर्ज होती है तो अपने आप में जब हम जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में सोने के उत्पादन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं भारत में, उस लिहाज से ये बड़ी खबर है। हालांकि सोने की कीमत
अभी लगातार आसमान छूती हुई, लेकिन अगर इस तरह से भंडारण मिलते रहे तो शायद कीमतों में भी कमी हम देख पाएंगे। तो आज के प्रेस नोट्स में आप सभी की चाय की चुस्कियों के साथ ये अखबारों की सुर्खियां। चलिए, अब प्रेस की खबरों के बाद आइए अब रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का, जान लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो गाजा पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी कर रहे इजराइल का दबाव का जो असर है वो दिख रहा है। फिलिस्तीन में आंदोलन का झंडा बुलंद करने वाले हमास ने इजराइल को 60 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया है। इजराइल की ओर से जमीनी हमले के डर से हजारों फिलिस्तीनी पूर्वी इलाकों से पलायन कर रहे हैं। फिलिस्तीनी गजा सिटी के पूर्वी इलाकों में अपने घरों को छोड़कर तबाह हुए इलाकों के पश्चिम और दक्षिण की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन अमेरिकी दक्षिण कोरिया अभ्यास के बीच नामपो शिपयार्ड में राज्य के पहले 5000 टन श्रेणी के विध्वंसक पोत चोई हुन का निरीक्षण कर चुके हैं। किम ने कहा कि उनके देश को अपने परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है। सीरिया इस समय पिछले 36 वर्षों में आए सबसे भीषण सूखे की मार से जूझ रहा है, जिसने गेहूं के उत्पादन को करीब 40% तक घटा दिया है। इस कारण देश में खाद्य संकट गहराने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया को इस साल 27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गेहूं की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो लगभग करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरे एक वर्ष तक भोजन उपलब्ध कर पाने के बराबर है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार से अब तक 341 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात कारोबार जगत की। बिजनेस ब्रीफ में अंदाज रहेगा फटाफट। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। ये जानकारी केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार थी। और अब बात मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की, जिसके अनुसार भारत में जीएसटी सुधार, इनकम टैक्स में कटौती और ब्याज दरों में नरमी से घरेलू मोर्चे पर खपत में बढ़ोतरी दर्ज होगी। भारत में लंबी अवधि के नजरिए से विदेशी निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2025 में यही क्रम जारी रहा है। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश में सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने पिछले वित्त वर्ष में 8,426 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। और अब खबरें हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से। अंदाज यहां पर भी फटाफट। क्रिकेट एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और आज होने वाला है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। दावेदारों की लंबी फेहरिस्त के बीच जगह सीमित है, जिससे चयन काफी मुश्किल हो गया है। नीतू डेविड की अगुवाई वाली चयन समिति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और 3 सितंबर से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम का चयन करने वाली है। भारतीय निशानेबाज कपिल बेंसला ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के ही जोनाथन गैविन एंटनी ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय दिनेश गुप्ता ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के यूथ इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। 17 वर्षीय गिरीश ने 241.3 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में अल्कराज के प्रतिद्वंद्वी शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर पहले सेट के बीच से ही रिटायर हो गए। आइए देखते हैं अब मिजाज मौसम।
नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आंचल दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कुछ मनमोहक झलकियां। और ये आ रही हैं पश्चिम अफ्रीका के देश बेनिन से, जहां आयोजित किया गया है मास्क महोत्सव। बिल्कुल, और ये मास्क महोत्सव है और यहाँ का ये नृत्य महज एक उत्सव नहीं बल्कि एक झलक है पश्चिम अफ्रीकी संस्कृति की भी। आप इन दृश्यों को देखिए, इनका आनंद और लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।